हम सब जिंदगी में कभी न कभी कोई कसम जरूर खाते हैं। कभी खुद को सुधारने के लिए, तो कभी किसी बुरे अनुभव से बचने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी सबसे गहरी भावनाएं, उसका पहला प्यार और उसका सबसे बड़ा दिल टूटना केवल 3 कस्मों में कैसे सिमट सकता है? आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो एक सीधे सादे ग्रामीण गाड़ीवान और एक नौटंकी वाली के बीच पनपे उस अनाम, अनकहे और पवित्र रिश्ते की दास्तान है जिसे समाज का कोई नाम नहीं मिल सका। ये कहानी प्रेम के पाने की नहीं, बल्कि प्रेम को उसकी पूरी पवित्रता के साथ खो देने की है। बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं बस इतना कहूंगा कि इस कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर देगा और आप कई दिनों तक इसके बारे में सोचते रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय साहित्य की सबसे खूबसूरत और मार्मिक कहानियों में से एक का विश्लेषण करेंगे। इस कहानी का मूल नाम है मारे गए गुलफाम, जिसे हिंदी साहित्य के महान रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा था। बाद में इसी कहानी पर भारत की सबसे कल्ट क्लासिक फिल्म बनी तीसरी कसम। रेणु जी को हिंदी साहित्य में आंचलिक कथाकार कहा जाता है। आंचलिक साहित्य का मतलब है वो कहानियां जिनमें किसी खास क्षेत्र की मिट्टी की महक, वहां की बोली, वहां के लोगों का रहन-सहन और उनका दर्द बिल्कुल असली रूप में दिखाई दे। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, ये भारत के उस ग्रामीण समाज का आईना है जहां मासूमियत भी है, कठोर सामाजिक नियम भी हैं और कला के नाम पर औरतों के शोषण का कड़वा सच भी। आज हम इस कहानी को बिल्कुल उसी रूप में जिएंगे जिस रूप में रेणु जी ने इसे पन्नों पर उतारा था। जो लोग असल साहित्य का स्वाद लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक बेहतरीन सफर होने वाला है। कहानी की शुरुआत सीधे हमारी मुख्य कथा से नहीं होती। सबसे पहले लेखक हमारा परिचय कहानी के मुख्य पात्र हीरामन से करवाते हैं। हीरामन बिहार के एक छोटे से गांव का गाड़ीवान, बैलगाड़ी चलाने वाला है। वो बेहद सीधा, भोला और अपनी बैलगाड़ी, अपने बैलों से बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान है। उसकी जिंदगी बहुत साधारण है, लेकिन इस सीधेपन ने उसे जिंदगी में 2 बहुत गहरे और डरावने सबक दिए हैं, जिनके कारण उसने 2 कस्में खाई है। पहली कसम, एक बार हीरामन अपनी गाड़ी में चोरबाजारी, तस्करी का माल लेकर नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह कितना खतरनाक काम है। रास्ते में पुलिस का छापा पड़ गया। माल का मालिक तो भाग गया, लेकिन हीरामन फंस गया। पुलिस की लाठियां, वो डर और वो भयानक रात हीरामन कभी नहीं भूल पाया। किसी तरह अपनी जान और अपने बैलों को बचाकर वो वहां से भागा था। उसी दिन उसने अपनी पहली कसम खाई, अब कभी अपनी गाड़ी में चोरबाजारी का माल नहीं लादूंगा। दूसरी कसम, कुछ समय बाद उसे अपनी गाड़ी में बांस लादने का काम मिला। बांस गाड़ी से बहुत बाहर निकले हुए थे। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाले से टक्कर हो गई और बांस उस दूसरी गाड़ी वाले की छाती में लग गया। बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बात हाथापाई और पुलिस तक पहुंच गई। हीरामन को बहुत अपमान और परेशानी सहनी पड़ी। उस दिन उसने अपनी दूसरी कसम खाई, अब कभी अपनी गाड़ी में बांस नहीं लादूंगा। ये दोनों कस्में हमें हीरामन के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो कोई हीरो नहीं है, वो एक डरपोक, सीधा और शांति चाहने वाला आम आदमी है जो मुसीबतों से दूर रहना चाहता है। समय बीतता है। फारबिसगंज में एक बड़ा मेला लगा हुआ है। मेले का समय गाड़ीवानों के लिए कमाई का सबसे अच्छा समय होता है। हीरामन भी अपनी गाड़ी लेकर वहीं है। उसे एक भाड़ा मिलता है। नौटंकी कंपनी, मथुरा मोहन की कंपनी की एक औरत को लेकर अगले गांव रोहतास के मेले में जाना है। शुरुआत में हीरामन थोड़ा झिझकता है। गांव के सीधे सादे लोग नौटंकी वालों, जिन्हें वे कंपनी की औरत या बाईजी कहते हैं, को लेकर बहुत सारी धारणाएं रखते हैं। उनके लिए नौटंकी वाली औरतें रहस्यमयी, डरावनी और बुरी नजर वाली होती है। लेकिन भाड़ा अच्छा था, इसलिए हीरामन तैयार हो जाता है। रात के अंधेरे में एक औरत पूरी तरह से चादर में लिपटी हुई
उसकी गाड़ी में आकर बैठती है। गाड़ी के चारों तरफ पर्दा गिरा दिया जाता है। गाड़ी चल पड़ती है। हीरामन आगे बैठा अपने बैलों को हाँक रहा है, लेकिन उसका मन बार बार पीछे गाड़ी के अंदर बैठी उस रहस्यमयी सवारी की तरफ जा रहा है। रात के सन्नाटे में उसे गाड़ी के अंदर से चंपा के फूलों की मीठी मीठी महक आ रही है। ये महक हीरामन के रूखे और खुरदरे जीवन में पहली बार आई किसी कोमल चीज का एहसास थी। सुबह का उजाला होता है। हीरामन गाड़ी हाँकते हुए पीछे मुड़कर देखता है। पर्दा थोड़ा सा हटा है और उसे उस सवारी का चेहरा दिखाई देता है। ये हीराबाई है, नौटंकी की मशहूर अदाकारा। हीरामन उसे देखकर ठगा सा रह जाता है। उसने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी। लेखक रेणु जी वर्णन करते हैं कि हीरामन को वो किसी परी या देवी जैसी लगती है। हीरामन की नजर में कोई वासना नहीं है, बल्कि एक गहरी श्रद्धा और आश्चर्य है। जब हीराबाई जागती है तो वो हीरामन से बात करना शुरू करती है। अक्सर नौटंकी की औरतों को लोग बुरी नजर से देखते हैं, उन पर फप्तियां कसते हैं, लेकिन हीराबाई हीरामन की आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और सम्मान देखती है। बातों बातों में जब हीराबाई को पता चलता है कि गाड़ीवान का नाम हीरामन है, तो वो मुस्कुरा कर कहती है, अरे, तुम्हारा नाम हीरामन और मेरा नाम हीराबाई, तो हम दोनों तो मीता, मित्र सखा हुए ना। मीता, ये शब्द हीरामन के दिल पर किसी जादुई मंत्र की तरह असर करता है। एक इतनी सुंदर, मशहूर औरत जिसे दुनिया देखने के लिए तरसती है, वो उस जैसे मामूली और देहाती गाड़ीवान को अपना मीता, दोस्त कह रही है। यहीं से उस बैलगाड़ी के छोटे से सफर में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक बहुत ही पवित्र और गहरे रिश्ते की नींव पड़ती है। सफर आगे बढ़ता है। हीरामन अब बहुत खुश है। जो हीरामन आमतौर पर चुपचाप गाड़ी चलाता था, आज उसका मन हवा में उड़ रहा है। अपनी इस नई मीता का मनोरंजन करने के लिए हीरामन लोकगीत गुनगुनाने लगता है। वो महुआ घटवारिन का मशहूर लोकगीत गाता है। ये गीत एक ऐसी अनाथ लड़की महुआ की कहानी है, जिसे उसकी सौतेली मां एक व्यापारी के हाथों बेच देती है। गीत में महुआ का दर्द, उसकी बेबसी और उसका रुदन छुपा है। हीरामन तो बस अपनी धुन में गा रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठी हीराबाई के लिए यह सिर्फ एक गीत नहीं था। फणीश्वरनाथ रेणु जी यहां हीराबाई की मानसिक स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हैं। नौटंकी की दुनिया में काम करने वाली हीराबाई की अपनी कहानी भी महुआ से कुछ अलग नहीं है। बचपन में ही उसे इस कला की दुनिया, या कहें तो शोषण की दुनिया में धकेल दिया गया था, जहां वो केवल एक वस्तु है जिसे लोग पैसे देकर देखते हैं। महुआ का दर्द सुनकर हीराबाई की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब हीरामन पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी मीता रो रही है, तो वो घबरा जाता है। वो सीधा सादा आदमी ये नहीं समझ पाता कि ये गीत हीराबाई के अतीत के किस घाव को कुरेद रहा है। लेकिन इस घटना से दोनों के बीच एक अनकहा, गहरा और बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। जैसे जैसे गाड़ी गांवों और कस्बों से होकर गुजरती है, लोगों को भनक लग जाती है कि हीरामन की गाड़ी में नौटंकी वाली बाई जा रही है। गांव के मनचले लड़के, राहगीर और दुकानदार गाड़ी के पर्दे के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उनकी नजरों में वही हवस और छिछोरापन है जिसका सामना हीराबाई रोज करती है। लेकिन यहां हीरामन का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। याद है ना, हीरामन कितना डरपोक था, जो विवादों से बचने के लिए कस्में खाता था। वही हीरामन अब एक रक्षक बन जाता है। वो किसी को अपनी गाड़ी के पास फटकने नहीं देता। जो कोई भी पर्दा उठाने की कोशिश करता है, हीरामन उस पर बैल हाँकने वाली छड़ी तान देता है और गालियां देता है। उसके लिए अब गाड़ी में बैठी औरत कोई कंपनी की बाई या बाजारू औरत नहीं है जिसे कोई भी देख सके। वो उसकी मीतास है, एक देवी जैसी पवित्र स्त्री है। हीराबाई गाड़ी के अंदर बैठी ये सब देख रही है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे मर्द ही देखे थे जो उसे नोचना चाहते थे या उस पर अधिकार जताना चाहते थे। ये पहला मौका था जब कोई मर्द बिना किसी स्वार्थ
या वासना के उसकी इज्जत और उसके सम्मान के लिए दुनिया से लड़ रहा था। ये एहसास हीराबाई के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। लंबा सफर तय करने के बाद अंततः गाड़ी मेले के मैदान में पहुंच जाती है। नौटंकी कंपनी का तंबू लग चुका है, सफर खत्म हो गया है और अब विदाई का समय है। हीरामन का मन उदास है। वो भाड़ा लेकर चुपचाप लौट जाना नहीं चाहता। उसके पैर भारी हो गए हैं। वही हीराबाई भी इस पवित्र और निस्वार्थ साथ को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहती। वो हीरामन को अपना भाड़ा, पैसे देती है, लेकिन साथ ही एक बहुत खास चीज देती है, नौटंकी देखने का फ्री पास। हीराबाई उससे कहती है कि वो बिना उसकी नौटंकी देखे गांव वापस न जाए। हीरामन के लिए ये पास किसी खजाने से कम नहीं है। नौटंकी, जो आमतौर पर गांव वालों के लिए बहुत महंगा और दूर का सपना होता है, उसे वीआईपी पास मिला है और वो भी खुद उसकी मीता ने दिया है। हीरामन तय करता है कि वो मेला खत्म होने तक यही रुकेगा। वो अपने बैलों को एक सुरक्षित जगह बांधता है, उनके लिए चारा पानी लाता है और खुद मेले में घूमने लगता है। उसका मन उत्साह से भरा है। वो एक नई लाल रंग की गमछी खरीदता है, बालों में तेल लगाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है, उस रात का जब वो अपनी मीता को मंच पर देखेगा। रात होती है। नौटंकी का तंबू खचाखच भरा है। गैस की बत्तियों की चकाचौंध रोशनी है। ढोलक और नगाड़े की आवाज गूंज रही है। हीरामन अपने पास की वजह से बिल्कुल आगे की पंक्ति में कुर्सियों के पास जमीन पर बैठा है। तभी मंच पर पर्दा उठता है और हीराबाई सामने आती है। लेकिन ये वो हीराबाई नहीं है जिसे हीरामन ने बैलगाड़ी में देखा था। ये एक सजी धजी, चमचमाती हुई नर्तकी और अदाकारा है, जिस पर पूरा तंबू तालियां और सीटियां बजा रहा है। मंच पर लैलाम जनू का खेल शुरू होता है। हीरामन मंत्रमुग्ध होकर अपनी मीता को देख रहा है, लेकिन यहां रेणु जी ने एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक द्वंद्व दिखाया है। हीरामन भूल जाता है कि ये एक नाटक है। जब नाटक में कोई क्रूर पात्र हीराबाई, लैला के रूप में, को सताता है, तो हीरामन को सच में गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि उसकी मीता को सच में कोई परेशान कर रहा है। वो अपनी जगह से उठकर मंच पर जाने या उस विलेन को पीटने के लिए बेचैन हो उठता है। आसपास के लोग उसकी इस नादानी पर हंसते हैं। हीरामन के लिए कला और वास्तविकता के बीच का फर्क मिट गया है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी पवित्र मीता हजारों लोगों की गंदी नजरों के सामने महज एक मनोरंजन की वस्तु बन सकती है। नौटंकी का खेल आगे बढ़ रहा था और हीरामन की बेचैनी भी। मंच पर जो हो रहा था उससे तो वो परेशान था ही, लेकिन उसके आसपास बैठे लोगों की बातें उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। गांव के कुछ मनचले और नशे में धुत लोग मंच पर नाचती हीराबाई को देखकर भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। हीरामन, जिसने हीराबाई को एक देवी की तरह माना था, अपनी मीता के लिए ये गंदे शब्द सुन नहीं पाया। उसका खून खौल उठा। जो हीरामन पुलिस और विवादों से डरकर कस्में खाता था, वो उन गुंडों से भिड़ गया। मेरी मीता के बारे में ऐसा वैसा मत बोलो, वो चीखने लगा। बात हाथापाई तक पहुंच गई। नौटंकी के तंबू में हंगामा मच गया। यहां रेणु जी ने एक बहुत गहरा दृश्य रचा है। दुनिया के लिए हीराबाई केवल एक बाईजी, नर्तकी है, जिस पर पैसे फेंक कर कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन उस पूरी भीड़ में सिर्फ एक देहाती गाड़ीवान था, जो उसके आत्मसम्मान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। ये खबर जब तंबू के पीछे हीराबाई तक पहुंचती है, तो वो भीतर तक कांप जाती है। अगले दिन हीराबाई हीरामन को तंबू के पीछे अपने डेरे पर बुलाती है। हीरामन जब वहां पहुंचता है तो डरता है कि शायद नौटंकी कंपनी के मालिक या लोग उसे भगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हीराबाई पूरी कंपनी के सामने, अपने मालिक और साथी कलाकारों के सामने हीरामन का परिचय बड़े गर्व से करवाती है। ये मेरा मीता है, मेरा सखा। हीराबाई उसे अपने हाथों से पान बनाकर खिलाती है, उसे जलपान करवाती है। हीरामन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मीता ने
उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दे दिया है। लेकिन इसी दौरान हीराबाई के मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा है। वो हीरामन की मासूमियत देखती है और फिर अपनी जिंदगी की असलियत को। उसे एहसास होता है कि हीरामन उसे एक पवित्र घर की औरत समझ बैठा है, लेकिन वह तो पिंजरे की चिड़िया है। वो नौटंकी कंपनी के मालिक की गुलाम है। उसका जीवन इस तंबू, इन तालियों और इन झूठे चेहरों के बीच ही बंधा है। वो हीरामन के इस पवित्र प्रेम का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हीरामन की वो मासूम दुनिया भी मैली हो जाएगी। कुछ दिन बीतते हैं। मेला खत्म होने को है। हीरामन को पता चलता है कि हीराबाई की कंपनी यहां से जा रही है और हीराबाई उसे रेलवे स्टेशन पर विदाई के लिए बुला रही है। सुबह का धुंधलका है। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है। हीरामन भारी कदमों से स्टेशन पहुंचता है। उसका दिल बैठा जा रहा है। हीराबाई खिड़की के पास बैठी है। उसकी आंखों में भी गहरी उदासी है। वो जानती है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। हीराबाई हीरामन को समझाती है कि उनके रास्ते अलग हैं। वो एक ऐसी दुनिया से है जहां रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने यहां बहुत मार्मिक संवाद रचे हैं। हीराबाई भरे हुए गले से अपने मन की सच्चाई और अपनी बेबसी बयान करती है। वो हीरामन के भ्रम को तोड़ते हुए उसे वास्तविकता का आईना दिखाती है कि वह कोई महुआ घटवारिन या सती सावित्री नहीं है जिसे वह बचा लेगा। वो एक कंपनी की औरत है जिसका भाग्य यही है। वो हीरामन को विदाई के रूप में एक गर्म चादर, शॉल देती है। ट्रेन की सीटी बजती है। छुक छुक करती ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगती है। हीरामन प्लेटफॉर्म पर अकेला सुन्न खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी मीता, उसकी देवी, उसका पहला और अनकहा प्यार दूर जा रहा है, हमेशा के लिए। ट्रेन जा चुकी है। स्टेशन सूना हो गया है। भारी कदमों से, टूटे हुए दिल के साथ हीरामन वापस अपनी बैलगाड़ी के पास लौटता है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है, बैलों को हाँकता है। गाड़ी धीरे धीरे धूल भरी कच्ची सड़क पर आगे बढ़ती है। गाड़ी का पर्दा अब भी गिरा हुआ है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। हीरामन को गाड़ी के अंदर से अब भी चंपा के फूलों की वो मीठी महक आ रही है जो हीराबाई वहां छोड़ गई है। ये महक उसे चीर कर रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका सीधा सादा दिल इस अधूरे प्रेम के बोझ को नहीं सह पाता। उस सूनी गाड़ी में बैठे हुए, अपनी सुबकियों को रोकते हुए, हीरामन अपनी जिंदगी की तीसरी और सबसे दर्दनाक कसम खाता है। अब कभी अपनी गाड़ी में कंपनी की औरत नहीं ला दूंगा, कभी नहीं। और इसी तीसरी कसम के साथ ये मार्मिक कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक कविता है जो पद्य में नहीं, गद्य में लिखी गई है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जिस तरह ग्रामीण जीवन, वहां की भाषा, जैसे ठेठ बोली का प्रयोग और मानवीय संवेदनाओं को पन्नों पर उकेरा है, वो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। जब आप इस कहानी को मूल रूप में पढ़ते हैं तो आप केवल शब्द नहीं पढ़ते, आप उस बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट सुनते हैं। आप चंपा की महक महसूस करते हैं और आप हीरामन के उस टूटे हुए दिल की आवाज सुन पाते हैं जिसे वो अपनी लाल गमछी में छुपाए रखता है। मैं आपको दृढ़ता से सुझाव दूंगा कि आप फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये मूल कहानी मारे गए गुलफाम जरूर पढ़ें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि हीराबाई का फैसला सही था, या उन्हें समाज की परवाह किए बिना हीरामन के साथ अपनी एक नई दुनिया बसानी चाहिए थी? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। अगर आपको यह साहित्यिक सफर और यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो बेहतरीन कहानियां और साहित्य पसंद करते हैं। और ऐसी ही गहरी और भावपूर्ण कहानियों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महान रचना के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और कहानियों को जीते रहिए। धन्यवाद।